বাঙাল মে কাবা আবে বাঙাল মে কুছ নেই তো যা বিহার এখানে বসে আছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল মে কাবা। बिहार में सब बता जा साला बिहार। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले टीएमसी लीडर अकेले नहीं हैं, बल्कि पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी बिहार को लेकर खुलेआम कह चुके हैं। आज के मॉडर्न इंडिया में हम भले ही लिबरल बनने की कस्में खा लें, लेकिन इंटरनेट से लेकर गली नुक्कड़ तक आपको अक्सर यह स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं कि अरे ये तो बिहारी है। आलम तो यह है कि इवन ऑल ओवर इंडिया में बिहारियों को एक स्टेट सिटीजन की तरह नहीं बल्कि एक लो कास्ट की तरह देखा जाता है। एक तरफ तो जहां देश की पॉलिटिक्स से लेकर बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बिहारी लोग भरे पड़े मिलेंगे, वहीं भारत की एक बड़ी आबादी आपको ऐसी भी मिलेगी जो इस राज्य और उसकी पहचान को बहुत ही गंदे रूप से देखती है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर अपने ही देश के लोग इस राज्य से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक तरफ तो बिहार से फैले अशोका एम्पायर और बुद्धिज्म की तारीफ तो देश का हर कोना कोना करता है, तो फिर इसे ही लेकर इतनी चीप ओपिनियन क्यों देखने को मिलता है? आखिर बिहारियों के खिलाफ जहर की जड़ें कहां जाकर जुड़ती हैं और वह कौन है जिसने इससे फैलाया है? देखिए, आपको तो याद होगा कि 5 मार्च 2023 को तमिलनाडु से बिहारियों को पीटने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी, और यह अकेला स्टेट नहीं था जहां से ऐसा सुनने को मिल रहा था, बल्कि महाराष्ट्र से भी यही बातें सुनने को मिल रही थी। आज सिचुएशन इतनी खराब है कि दिल्ली में तो बिहारी शब्द एक गाली ही बन गया है। लोगों ने इन्हें ऐसा स्टीरियोटाइप कर दिया है कि कोई भी गरीब या अनहाइजेनिक पर्सन को बिहारी ही समझा जाता है। इवन अगर रास्ते पर लोग किसी एक गुटखा चबाते हुए, लुंगी पहने हुए अग्रेसिव आदमी को देखते हैं तो लोग यही समझते हैं कि ये जरूर बिहारी ही होगा, फिर चाहे वो बंदा यूपी, राजस्थान या फिर हरियाणा से ही क्यों ना हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके कई रीजंस हैं। पहला तो ओवर पॉपुलेशन है। देखिए, बिहार भले ही इंडिया में सबसे ज्यादा आईआईटीएंस, इंजीनियर्स और आईएएस के लिए जाना जाता है, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि इस राज्य की पॉपुलेशन ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिहार के हिस्ट्री में अगर झांकें तो एक समय पर यह राज्य अपने नंदा डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर जैसे पावरफुल किंगडम के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि ये बिहार की ग्लोरी ही है कि हमें यहाँ से गौतम बुद्धा और महावीर जैसे महान संत मिले हैं, और साथ ही साथ चाणक्य, आर्यभट्ट और महर्षि पाणिनि जैसे ग्रेट स्कॉलर्स का ताल्लुक भी इसी स्टेट से रहा है। अपने समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार से ही हुई है। मगर ये सारी बातें पुराने बिहार की है। आज का बिहार तो सिर्फ गरीबी और अनडेवलप्ड स्टेट की निशानी बनकर रह गया है। अपने लिए रोजगार को बनाने में भी यह राज्य इतना पिछड़ा है कि यहाँ के लोगों को बाहर जा जाकर काम करना पड़ता है, और फाइनली इनकी छवि एक ऐसे वर्ग की बन जाती है जो जनरली लेबर क्लास में गिने जाते हैं। शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन आज बिहार का लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। बट बात जब पॉपुलेशन और फर्टिलिटी रेट की आती है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। 3% रेट के साथ ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद के स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। कभी खुद आप रेलवे स्टेशन पर जाकर बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठकर देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्टेट में गरीबी कितनी ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि इसकी यह कंडीशन कोई एक रात में नहीं हुई है, बल्कि अगर आप आजादी के बाद के बिहार को देखेंगे तो इस राज्य की इमेज तब से गिरती ही रही है। आज लोग बिहारियों को रिक्शे वाले, गुटके वाले और एक मजदूर के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि दशकों से इन्होंने कहीं न कहीं अपनी यह इमेज बनाई हुई है। हम यहां बात अर्ली 1980 की करना चाहेंगे, जब मुंबई में लोकल वर्कर्स की जरूरत थी। तब उनके लोकल वर्कर्स के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा लेबर बिहार से ही आते थे, और ऊपर से यह लोग बहुत मेहनती थे, इसीलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहां के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। उस समय महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली ले रही थी, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। एक समय में तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि ना सिर्फ बिहारी
बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। वैसे यह सब धीरे धीरे बदला और फिर बिहारियों की आबादी यहाँ वर्कर पॉपुलेशन में ज्यादा होने लगी और यह केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के कई बाकी स्टेट्स में भी लेबर पॉपुलेशन में बढ़ते रहे और इसीलिए कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में इसकी छवि एक लेबर वर्कर की तरह बनने लगी और इन्हें लोग पान गुटखा चबाते लेबर के रूप में देखने लगे। इनकी जगह बाकी स्टेट की बात करें तो ऐसा नहीं है, वहां लोग लेबर वर्क नहीं करते थे। ऑब्वियस दूसरे स्टेट में भी लोग काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट हुई और बाकी राज्यों में इंडस्ट्रीज लगने लगी वैसे वैसे इन राज्यों के लोगों ने खुद को व्यापार, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर से जोड़ना शुरू कर दिया। खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और साउथ इंडियन स्टेट्स में एक मास चेंज आता है जिससे वहां लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ गया। साथ ही वहां की सरकार ने भी अपने राज्य में रोजगार को बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन बिहार आगे बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि पहले तो यहाँ की एक मास पॉपुलेशन माइग्रेट होती रही, ऊपर से यहाँ सत्ता में आने वाली सरकार ने भी राज्य के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो ऊपर से बिहार और बिहारियों के पिछड़े होने का ब्लेम इस बात पर डालते रहे कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और समुद्र करीब ना होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। चलिए इस बात को एक बार के लिए मान भी लें तो इससे थोड़ी ही दूर पर बसा हरियाणा कैसे अपना विकास कर पाया। खुद यह स्टेट भी लैंडलॉक था, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि यहाँ की सरकार ने ऐसे लैंड लॉज और बिजनेस पॉलिसी बनाई कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट हुई। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनने से लेकर आईटी फील्ड में इस राज्य की ग्रोथ ने ही इसे गुरुग्राम जैसा शहर दिया, जबकि इसके विपरीत बिहार ना तो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आया और इवन जो कंपनी इस राज्य में आई थी उन्होंने भी यहाँ के लैंड लॉस को देखते हुए यहाँ से एग्जिट कर लिया। अब क्योंकि यह राज्य एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, इसलिए भी यहाँ के किसानों ने अपनी जमीनों को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। ऐसे में जो बिहारी लोग अपने राज्य में रहकर ग्रो कर सकते थे उन्हें रोजगार के लिए हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूरी का काम करना पड़ा और इस राज्य के लोगों की इमेज आम पब्लिक के बीच ऐसे लोगों की बन गई जो हमेशा छोटा काम ही करते रहे। आज भी अगर आप बाकी स्टेट के बजाय बिहार की लिटरेसी रेट और डेवलपमेंट पर फोकस करें तो लिटरेसी रेट में बिहार 61.8% है। यहाँ स्कूल तो हैं लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि कई स्कूल में पेपर में चीटिंग होना भी आम बात है। स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, ना कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों को कोर्सेज की बुक तक नहीं मिलती। क्लास 4th के बच्चों से 2nd क्लास का सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर के पास जवाब नहीं होता। लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करना तो आम बात है, लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गांव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ लिख कर नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में वह खेती मजदूरी के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज्यादा रहता है। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे कि वह बेहतर कमाई कर पाए। फाइनली उनके पास मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर यह सब कुछ सच है तो कैसे बिहार से ही ज्यादातर IAS और PCS निकलते हैं। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल की एक इमेज अगर ऐसी है तो दूसरी यह भी है कि वहां के लोगों के पास सरकारी नौकरी के पीछे भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब क्योंकि सरकार ने अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्री तो लगवाई नहीं है, इसीलिए यहाँ के कुछ लोग तो बाहर से एजुकेशन लेते हैं, तो कुछ ऐसा गरीब तबका भी है जो अपने बच्चों को बस इसी उम्मीद से पढ़ाता है कि वो कुछ बन जाए। यहाँ एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों में सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा है कि जो इंसान गरीब है वो भी अपने बच्चों को पैसे देकर ट्यूशन भेज देता है, और अगर गलती से उस बच्चे का पेपर नहीं निकला तो अपने घर वालों की गालियां सुनता है, समाज की गालियां सुनता है कि पेपर तो निकलता नहीं लेकिन एज जरूर निकल जाती है। और फिर यही इंसान क्या करे, मजबूरी में शहर आना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सरकारी जॉब मिल गई तो फिर IAS ऑफिसर को 1 करोड़, IRS को 50 से 80 लाख रुपए तक का दहेज यूं ही मिल जाता है।
इसके प्राइस टैग की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूछो मत। सबसे खराब बात यहां पर यह है कि विमेंस राइट में भी बिहार सबसे नीचे ही आता है। देखो, जो भी स्टेट या कंट्री में वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं होता है वह हमेशा नीचे ही मिलेगा, क्योंकि सोशल चेंज लाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिन जगहों में औरतों को इज्जत कम मिलती है, सेफ्टी कम मिलती है, वो जगह हमेशा इकोनॉमिकली पुअर ही परफॉर्म करती है। ऐसे ही कई और प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक जातिवाद भी है। इस सोशल प्रॉब्लम ने ना सिर्फ बिहारियों की छवि को खराब किया है, बल्कि बिहार को दीमक की तरह खोखला भी किया है। देखिए, पूरा देश डेवलप कर रहा है, लेकिन आज भी बिहार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और जातिवाद के ऊपर ही बात होती है। पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट का जिक्र तो कोई छेड़ता भी नहीं है, बल्कि कास्ट के बेस पर वोट मांगे जाते हैं। खुद श्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक राज किया है। इनके राज को जंगल राज कहा जाता था। उस वक्त बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कानून की धज्जियां उड़ चुकी थी और क्राइम रेट आसमान पर था। इंसान 6 से 7 बजे के बाद तो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, इतना बुरा हाल था। लेकिन आज भी इनकी पार्टी को करोड़ों वोट मिलते हैं। जो भी मिनिस्टर जिस भी कास्ट का जीत कर आता है, वह अपनी ही कास्ट के लोगों को ज्यादातर अपनी सरकार में रखता है। तो अगली बार दूसरी कास्ट का इंसान जीत कर आता है और वह अपनी कास्ट के लोगों को अपनी सरकार में रखता है, और यह टॉक्सिक साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। और इस बीच बिहार और बिहार की जनता बर्बाद होती रहती है। और कमाल की बात है कि अपने राज्य को इस तरह खोखला करने के बाद फिर यह राज्य अपने लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगता है, जबकि प्रॉब्लम बिहार के रिसोर्सेस में नहीं, बल्कि यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम में है। अब आप जरा इस ग्राफ को देखिए, इससे पता चलता है कि हर 100 रुपया जो सेंटर बिहार से कलेक्ट करती है, उसके बदले वो उस पर 219 रुपए खर्च करती है। बेसिकली होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है और फिर जिस स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी होती है या ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उस बेसिस पर सबको फंड्स बांटती है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको सेंटर की तरफ से काफी कम पैसा एलोकेट किया जाता है। एक बार फिर से अगर इसी ग्राफ पर नजर डालें तो हर 100 रुपया कलेक्ट करने पर तमिलनाडु को रिटर्न में सेंटर से बहुत कम पैसा मिल रहा है। सेम कंडीशन महाराष्ट्र से लेकर बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स का भी है। इसीलिए यहाँ की राज्य सरकार आवाज उठाती है कि हमारी स्टेट का पैसा बिहार और यूपी के ऊपर खर्च हो रहा है, जबकि स्टेट सालों से वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पर बिहार और यूपी विलन बन जाते हैं, क्योंकि साउथ के पॉलिटिशियन कहते हैं कि एक तो ये लोग मजदूरी के लिए हमारे स्टेट में आते हैं, हमारे जॉब्स खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, क्राइम रेट बढ़ाते हैं और हमारे राज्य का पैसा फिर इन्हीं को मिल जाता है। अब क्योंकि इनको इतना पैसा दिया जाता है, बावजूद इसके ये लोग अपनी स्टेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से बिहारियों के प्रति एक बेकार भावना आती है। गोवा के सीएम ने तो यहां तक बोला था कि गोवा को पटना के साथ रेलवे से कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए, वरना भिखारी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अब एक और रीजन होता है हेट का, क्योंकि जब बिहार और यूपी के लोग बहुत बड़े नंबर्स में दूसरे स्टेट को माइग्रेट करते हैं तो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। तो बड़ा ही नेचुरल हो जाता है लोकल लोगों का इनको हेट करना कि यह लोग वहां पर आकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। आप उत्तराखंड का ही एग्जांपल ले लो, जहां दूर दराज के पहाड़ों में भी आज ये लोग इस तरह से बस चुके हैं जैसे कि वहां के मूल निवासी हों, जबकि वहां के पहाड़ी लोग इनकी संख्या के सामने कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इन लोगों के प्रति देश के हर राज्य में एक एक्सट्रीम हेट मिलता है, क्योंकि दूसरी पॉपुलेशन को बढ़ते देखकर लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन पर एक खतरे की तरह देखते हैं। इसके अलावा इनके प्रति नेगेटिव नैरेटिव को फैलाने में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। 2008 में महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्केल पर दंगे हुए थे, जहां बिहार और यूपी के लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा था। उस वक्त पॉलिटिशियन यह नारा दे रहे थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। कोई भी स्टेट अगर गरीब होता है तो उसके अंदर लोग बहुत सी कमियां गिन सकते हैं, बावजूद इसके यह राइट किसी को नहीं बनता कि वह दूसरे राज्य के साथ भेदभाव करे। देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। यही नहीं, बिहार अगर डेवलप नहीं कर रहा है तो पैसे देने के बजाय यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट और कमेटी को बैठाया जाना चाहिए जो इसके कामों पर ध्यान दे। इसके अलावा यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के लिए हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और इसीलिए हमारे लोगों को
को वर्ल्ड वाइड निचले नजरिए से देखा जाता है और तब तो हमें इन बातों से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन हम खुद अपने देश के लोगों के साथ ऐसा करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में अगर हम बिहारी लोगों के साथ रेसिज्म को सही मानते हैं तो हमारे साथ भी जब विदेशों में रेसिज्म हो, जातिवाद हो, तो हमें रोना नहीं चाहिए। अब आप कमेंट में बताना कि बिहार और बिहारियों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।